हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के अतीत से वर्तमान के दूसरे चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम लोग इतिहास से जुड़े हुए अलग अलग कुछ मुख्य विषयों को जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हमारे देश का जो अलग अलग नामकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। फिर उपनिवेश राष्ट्र हमारे राष्ट्र को कहा जाता है तो वो किस आधार पर कहा जाता है। फिर अध्ययन काल, इतिहास की स्रोत जो जानकारी मिलती है वो अलग अलग किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है। फिर पांडुलिपि, अभिलेख और सिक्का जो इतिहास के अलग स्रोत है उसका क्या क्या अर्थ है। फिर पुरातात्विक वस्तु, डॉक्टर स्पूनर जो हमारे एक बहुत ही नामी जो है पुरातत्वविद है। फिर रेडियो कार्बन 14 विधि, जिसे अलग अलग नामों से जानते हैं। फिर अतिथि, हमारे यहाँ जो तिथियों का जो चलन है वो अभी वर्तमान में किस आधार पर निर्धारित किया गया है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने देश के नामकरण को जानते हैं। हमारे देश का जो नामकरण किया गया है, हमारे देश का नामकरण वो कई आधारों पे किया गया। अगर हम देखें तो कहीं पर हम उसे भारत देखते हैं, तो कहीं पे हिंदुस्तान या तो हिंद भी देखते हैं, तो कहीं पे हम हमारे देश का नाम इंडिया देखते हैं, तो कहीं पे भारतवर्ष देखते हैं। तो इनके नाम जो ये लिए गए हैं वो किन किन आधारों पे लिए गए हैं या कहाँ से ये नाम जो है वो प्रचलित हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो भारत नाम जो है हमारे ऋग्वेद जो है उसमें एक प्रसिद्ध जो है व्याख्या की गई है। एक दुष्यंत के एक बहादुर पुत्र भरत के नाम पर जो हमारे देश का नाम वो भारत पड़ा है एक। और ये जो है इसकी व्याख्या हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, ऋग्वेद में प्राप्त है। और उसमें से एक दुष्यंत के एक बहादुर पुत्र जो हमारे भारत के एक पुत्र के तौर पर देखा आता है भरत, उसी के नाम पे हमारे राष्ट्र का नाम भारत रखा गया। या एक अलग एक जो समुदाय है भरत नाम के, उसके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया। वही हिंदुस्तान या हिंद नाम देखें तो हम ये हमेशा ही इस नाम को मुस्लिम इतिहासकारों के पुस्तकों में उसमें जो भी वर्णन किया गया है तो हमारे देश का नाम उन्होंने हिंदुस्तान या हिंद रखा है। तो ये जो नाम पड़ा है वो मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा मिला है। ये मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा ये नाम मिला है। और यह नाम जो है वो हमें जो हमारे राष्ट्र को मिला है वो फारसी भाषा में मिला है। फारसी भाषा में जितने भी जो वो लिखे गए हैं हमारे देश के बारे में प्राचीन काल से जुड़े हुए जितनी भी जानकारी, उसमें से उन इतिहासकारों ने हमारे देश का नाम इतिहास में हिंद या तो हिंदुस्तान की व्याख्या करते हुए किया है। अब इंडिया जो बोले ये इंडिया यूनानियों या ईरानियों जो आए थे यहाँ पे उनके इतिहास में अगर हम देखें तो हमारे देश का नाम इंडिया दिखता है। तो ये नाम हमें यूनानियों या ईरानियों द्वारा यह नाम मिला है। और यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि हमारा जो देश भारत है वो सिंधु नदी के पूर्व की ओर है। जैसे अगर हम बात करें अभी हमारा जो भारत है वहाँ से अगर देखें तो ऐसे होते हुए जो वो सिंधु नदी है वो अरब सागर में जाती है और ये है सिंधु नदी। और यूनानी और ईरानी जो होते थे वो सिंधु नदी को या तो वो सिंधु नदी को हिंदोस बोलते थे, हिंदोस या इंडस बोलते थे। सिंधु नदी को वो हिंदोस या इंडस बोलते थे, इसीलिए इस नदी के पूर्व की ओर रहने वाले या पूर्व की ओर के देश को इन्होंने इंडिया कहा है। तो इसीलिए हिंदोस या इंडस कहते थे सिंधु नदी को। तो इसीलिए इसके पूर्व में स्थित जो भारत है भारत को इन्होंने इंडिया कहा या इंडिया जो है इंडिया नाम दिया। अब भारतवर्ष की बात करें तो हम अपने जितने भी धार्मिक ग्रंथ देखते हैं और वो उनमें है जो है ये भारतीय धार्मिक ग्रंथों में जितने भी हम ग्रंथ देखें उस ग्रंथों में जो है भारतवर्ष का ही क्या है वर्णन है। तो अलग अलग स्रोतों के आधार पर देखते हैं हम। भारत ये ऋग्वेद से हमें प्राप्त होता है। दुष्यंत पुत्र जो थे भरत उसके नाम पर भारत पड़ा। फिर वही हिंदुस्तान या हिंद की बात करें तो ये मुस्लिम इतिहासकारों ने नाम दिया और यह फारसी भाषा में जो जितने भी लिखे गए हैं वो हिंद या हिंदुस्तान कह करके हमारे देश को संबोधित करता है। फिर इंडिया की बात करें तो ये यूनानियों और ईरानियों द्वारा दिया गया। और क्योंकि इंडिया शब्द जो है इंडस से आया है और इंडस सिंधु नदी को ये लोग कहते थे और सिंधु नदी के पूर्व की दिशा में हमारा देश भारत आता है तो इसीलिए
हमारे देश को इन्होंने इंडिया कहा, जो कि अभी सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए हमारे ऊपरी लद्दाख सबसे होते हुए और उसके बाद पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाता है। और वहीं पर भारतवर्ष की बात करें तो ये हिंदू धर्म के ज़्यादातर मुख्यतः देखें तो हिंदू के जितने भी धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें से जो भारत नाम का वर्णन किया गया है भारत देश का, तो वो भारतवर्ष से संबोधित करते हुए किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देश के नामकरण के बारे में जाना। अब हमारा राष्ट्र जो है अन्य कई राष्ट्रों के साथ उपनिवेश राष्ट्र बोला जाता है। एक बहुत ही बड़े इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे तो वो उपनिवेश राष्ट्र के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हमारा राष्ट्र उस समय उपनिवेश राष्ट्र था। तो उपनिवेश राष्ट्र का क्या अर्थ होता है? उपनिवेश राष्ट्र, उपनिवेश राष्ट्र हम उस राष्ट्र को कहते हैं, या हम कहें कि एक कमजोर राष्ट्र को हम उपनिवेश राष्ट्र कहते हैं, जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र जो होता है वो आकर आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से हर एक रूप से वो उस राष्ट्र में शासन करता है और उसका शोषण करता है। तो वैसे राष्ट्र को हम उपनिवेश राष्ट्र कहते हैं। या कहें कि जब कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर जो होता है शासन तथा शोषण करे तो हम उस राष्ट्र को उपनिवेश राष्ट्र कहते हैं। जब कोई राष्ट्र एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र या कमजोर राष्ट्र पर शासन तथा शोषण करे तो हम उस राष्ट्र को उपनिवेश राष्ट्र कहते हैं। जैसे कि हमारा भारत जो है, हमारा भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहा था, वो भी करीब 200 वर्षों तक, और फिर 1947 में उनके शासन से आज़ाद हुए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं भारत एक उपनिवेश राष्ट्र रहा था 1947 तक, लगभग 200 वर्षों तक, और वो भी ब्रिटिश शासन, ब्रिटेन जो एक शक्तिशाली राष्ट्र है, उन्होंने हमारे राष्ट्र पे एक तरह से कब्जा किया हुआ था। हमारे सभी शासन का कार्य उन्हीं के द्वारा होता था, और जो साम्राज्य के जितने भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो गतिविधियां होती थी, जितने भी सभी कार्यों का किन्हीं न किन्हीं तौर पे उन्हीं के द्वारा शासित किया जाता था। तो ऐसे में हम कहेंगे कि हमारा राष्ट्र एक उपनिवेश राष्ट्र रहा था। अब हम कहेंगे अध्ययन काल का निर्धारण। अगर हम इतिहास का अध्ययन करें, हम अपने इतिहासों का, तो उनके अलग अलग हम काल में बांटेंगे इतिहासों को। तो इतिहास के अध्ययन काल का निर्धारण, इतिहास के अध्ययन काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो हम प्राचीन इतिहास, एक हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास काल, दूसरा मध्यकाल। इतिहास के हम दूसरे काल को मध्यकाल के तौर पे पढ़ते हैं, और फिर आधुनिक। अलग अलग जगह हम इसके कालों को अलग अलग तिथियों से वर्णित या देखते हैं, अलग अलग तिथियां जो है उसको निर्धारित किया था। वैसे हम इसमें लें तो आरंभिक जीवन जो पाषाण काल से पढ़ते हैं, आरंभिक जीवन का अध्ययन इसी काल में करते हैं कि किस तरह पाषाण काल, फिर उसके बाद कृषि युग, फिर पशुपालन युग, सबका अध्ययन इसी में करते हैं। और उसके साथ आते आते हम 8वीं शताब्दी तक, मतलब कि आरंभिक काल से लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य तक इसमें से अध्ययन करते हैं। और फिर वहीं इसमें जो होते हैं मध्यकाल में हम 8वीं शताब्दी से लेकर के इसमें 8वीं शताब्दी, मध्य 8वीं शताब्दी करीब 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक पढ़ते हैं। और इसमें आधुनिक काल में फिर जो हम पढ़ते हैं वो करीब 18वीं शताब्दी से या 1800 से जो बाद में हम पढ़ते हैं, 1800 के बाद वो सब हम आधुनिक काल में पढ़ते हैं। BC 1800 BC से ब्रिटिश शासन तक, AD एनो डोमिनी, वो आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो 1800 AD से ब्रिटिश शासन तक 1947 तक हम करीब आधुनिक काल में पढ़ते हैं। कई इतिहासकार जो है इसको अलग अलग जो है वो शासकों के द्वारा भी बताते हैं। जैसे कि प्राचीन इतिहास काल को भारतीय शासकों का काल कहा जाता है, भारतीय शासकों का काल, क्योंकि इसमें जितने भी हम शासकों के या राजाओं के बारे में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर जो है भारत के ही रहने वाले थे। फिर इस मध्यकाल में जो है विदेशी आक्रमण के साथ इसमें से मुस्लिम शासकों की प्रधानता जो है, मुस्लिम शासकों का काल बोला जाता है, क्योंकि मुस्लिम जो थे, जैसे कि खिलजी वंश देखें या मुगल वंश देखें, उन सब का आक्रमण होने के बाद जो है मध्यकाल में उन्हीं के शासकों के अध्ययन करते हैं, तो इसलिए उसको मुस्लिम शासकों का काल भी कहा था। और ये जो है ब्रिटिश शासकों का काल बोला जाता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि काल को अलग अलग, एक प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इतिहास को पढ़ें। तो इसमें से हम करीब अगर बात करें 750 से लेकर 1800 ईस्वी तक, और इसके शुरू में, इसी के शुरू में हम आरंभिक जीवन के बारे में भी पढ़ते हैं, मुख्यतः इसका लिखित वर्णन जो है। उसके बाद मध्यकाल में अगर हम पढ़ें तो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, फिर 18वीं शताब्दी से हम आधुनिक काल में पढ़ते हैं। अब हम इतिहास की जानकारी के अलग अलग स्रोतों को जानते हैं कि क्या इतिहास की जानकारी केवल हमें लेखों के द्वारा ही प्राप्त होती है, या इतिहास को बताने के अलग अलग या जानने के अलग अलग कुछ अलग अलग स्रोत भी हैं। तो इतिहास की जानकारी के स्रोत, अगर हम बात करें इतिहास, तो इतिहास की जानकारी के कई स्रोत होते हैं। हमें कई धार्मिक ग्रंथ भी मिलते जाते हैं, जिससे अलग अलग राजाओं के बारे में पता चलता है या उनके शासनों के बारे में पता चलता है। फिर कई सारे इतिहासकार जो पुस्तक लिख के गए हैं, ऐतिहासिक पुस्तकों को पढ़ने से कई सारे अभिलेख होते हैं जो कि किसी चट्टानों पर उकेर कर या उत्कीर्ण करके बनाया जाता है, या तो किसी गुफा में, या तो राजा सब जो होते थे वो किसी स्तंभ अपने राजमहल के या किसी भी महल के स्तंभों में वो उत्कीर्ण करके उकेर करके नुकीले औजारों से बनाते थे। तो उसमें वो अभिलेख उसको बोलते हैं, या तो सिक्कों के द्वारा या पुरातात्विक वस्तु जो ज़मीन के अंदर से जो पुराने काल के जो लोगों द्वारा उपयोग किए जाते थे उसको खनन करके उसको निकाल करके उससे कुछ अनुमान लगाया जाता है इस व्यक्ति का या उन समय के व्यक्तियों का इस तरह से जीवन यापन होता होगा। तो ऐसे में इतिहास की जानकारी के कई सारे स्रोतों को देखते हैं। एक कई सारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, फिर कई ऐतिहासिक पुस्तक भी होते हैं, फिर सिक्कों से भी हमें जानकारी मिलती है, अभिलेख, पुरातात्विक वस्तुएं आदि से, इन सभी चीज़ों से हमें जो है हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो या ऐतिहासिक कोई भी पुस्तक हो, या तो कोई सिक्का हो, अभिलेख हो, या तो ज़मीन के अंदर से पुराने दबे वस्तुओं को निकाला जाए, पुरातात्विक वस्तु से बोला जाता है। तो इतिहास के अलग अलग स्रोत, हम इतिहास के अलग अलग स्रोतों, जैसे कि पांडुलिपि से भी हमें जानकारी मिलती है इतिहास की। पांडुलिपि हाथ से लिखे हुए अभिलेख को कहते हैं। तो हम इतिहास के अलग अलग स्रोतों को एक एक करके समझते हैं, जैसे कि पांडुलिपि हो गया, फिर अभिलेख हो गया और सिक्का। हम इसमें देखते हैं अभिलेख, फिर पांडुलिपि देखते हैं, पांडुलिपि और सिक्का, जो हमें ये सब पुराने काल के मिलते हैं। अभिलेख जो होता है वो अभिलेख या तो किसी पत्थरों में, या तो गुफाओं में, या तो जो राजा होते थे अपने स्तंभ, किले के या किसी भी महल के स्तंभों में कुछ जो संदेश होते थे वो उत्कीर्ण करके नुकीले औजारों से छपवा दिए जाते थे ताकि ये संदेश जनता तक पहुँचे। तो वैसे में हम उसको अभिलेख कहते हैं। इसमें से ज़्यादातर शासक जो होते थे या राजा जो होते थे वो अपने आदेशों को जनता तक पहुँचाने के लिए ऐसा करते थे, या तो अपने जीत को बताने के लिए, अपने शासन को बताने के लिए। और कई सारे जो होते थे अभिलेख वो धार्मिक उद्देश्य से भी किए जाते थे कि हम इस धर्म को मानते हैं, या इस धर्म के सभी लोग इस धर्म को और जो है अग्रसर हो। तो इस सब चीज़ों की जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है, या किसी पत्थरों या बोलें कि गुफाओं या जो होते थे स्तंभों आदि पर उत्कीर्ण कर लिखा गया लेख। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखा गया एक ऐसा लेख जो कि किसी पत्थरों पर उत्कीर्ण कर नुकीले औजारों से बनाया जाता था। इसमें जो शासक या राजा होते थे वो अपनी जीत को शासक जो बताने का काम करते थे, उत्कीर्ण करने का उद्देश्य जो होता था वो अपनी जीत को बताना, या तो कोई आदेशों को बताना, या तो अपने किसी धार्मिक उद्देश्य को बताना। धार्मिक उद्देश्य, कई सारे उद्देश्यों के साथ जो होते थे ये छपवाया करते थे अभिलेख। पांडुलिपि की बात करें तो उस समय जब कागज का निर्माण नहीं हुआ था, वैसे में हाथों से जो होते थे पत्तों में लिख करके इतिहासकार इतिहास को संजोते थे, या उसको जो मतलब लिखित रूप देते थे। तो वैसे में हम उस लिपि को जो कि हाथ से लिखी गई थी उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। यह मुख्य रूप से 2 पत्तों पे पाया गया, एक ताड़पत्र और एक भोजपत्र पे। तो पांडुलिपि वह लिपि जिसे हाथ से ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा गया।
या लिखा गया था। और ये जो काफ़ी वैसे ये पत्ते में लिखे गए थे, या जो भोजपत्र होता है वो भोज एक नामक, जिसे संस्कृत में भुज्र या भुर्ज कहते हैं उसको, तो वो भुर्ज या भोज भोज वैसे कहा जाता है। और संस्कृत में भुर्ज बोला जाता है। तो वो उस पेड़ के छाल के एक पतले छालों को उसको सुखा करके उसमें से अलग एक कागज़ की तरह, एक काठ की तरह एक रूप दिया जाता था। उसमें से हाथों से लिखकर किसी रंगीन रंगों का इस्तेमाल करके या काजलों का इस्तेमाल करके या कोयले के चूर्ण को अलग अलग चीज़ों में मिला करके उसमें से लिख करके वो रखते थे। उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। और ताड़पत्र, ताड़ के पत्तों पर किया जाता था। तो ये हुए पांडुलिपि। सिक्का भी हमें जानकारी देता है, क्योंकि कई सारे जो शासकों के सिक्के मिलते हैं उसमें से वो लोग अपने शासन से जुड़े हुए भाषा को या किस तरह के धातु का इस्तेमाल करते थे, वो लोग उन धातु को उस पर देख सकते हैं हम कि किस तरह से उसकी कला कैसी थी। या तो सिक्कों से हमें उसके धार्मिक उद्देश्य का भी पता चलता है, या वो किस धर्म का पालन करते थे वो राजा, उसका भी पता चलता है। सिक्का जो होता था वो भी बताने का काम करता है। एक तो कला की क्या स्थिति है उस राज्य में, फिर धातु जो है किस धातु का इस्तेमाल होता था, फिर किस धर्म, कई सारे जो है धर्म या अन्य जो लिपि थी किस तरह के, कई सारे जो राजा थे, तो इन सब चीज़ों का जो था पता चलता था। ये पता चलता है हमें पुराने सिक्कों के प्राप्त करने में। तो ये इतिहास से के कुछ स्रोत है जिसके हमने जाना कि अभिलेख जो कि पत्थरों पे गुफा हो या कोई अन्य पत्थर हो या तो शिला स्तंभ हो, उस पर जो उत्कीर्ण करके उकेर कर बनाया जाता था। उकेर करने मतलब किसी नुकीले औजारों के इस्तेमाल से उसको उत्कीर्ण करके या खरोच करके बनाया जाता था, उसे हम अभिलेख कहते हैं। और पांडुलिपि जो हाथ से लिखा जाता था ताड़पत्र या भोजपत्र पे। और फिर सिक्का, जिससे हमें कई सारी जानकारी मिलते हैं, जैसे कला की किस तरह की धातु का इस्तेमाल वो राजा करते थे, किस धर्म का पालन करते थे, क्योंकि धर्म के कई सारे सिंबल जो होते थे उसका इस्तेमाल वो करते थे। और कई सारे भाषाओं का भी पता चलता है। अब पुरातात्विक वस्तुएं जो है वो भी हमें जानकारी देती है। इन सब के अलावा कई सारे पुरातात्विक वस्तु, जैसे कि अगर हम बात करें कई सारे भवनों के अवशेष, पुरातात्विक वस्तुएं भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। इसमें से अगर जमीन के अंदर से खुदाई कर प्राप्त, चाहे वो इमारत हो किसी भी शासकों के या आम जनता के, इमारतों के अवशेष या मूर्तियाँ हो गई, या तो खिलौने हो गए, या तो औजार या गहना आदि से। तो पुरातात्विक वस्तु जमीन के अंदर से खुदाई कर हम जो प्राप्त इमारतों के अवशेष, कई सारी से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उसमें से एक बहुत ही बड़े नगर के अवशेष मिले, कई सारी इमारत मिले, कई मूर्तियाँ मिली, खिलौने मिले, औजार मिले, गहना मिले। इसके साथ ही पुरातात्विक वस्तु ये जानकारी देता है हमें मूर्तियाँ की किस तरह की कला थी वहाँ पर, इमारत किस तरह से इमारत बनाते थे, जीवन शैली क्या था, खिलौने किस तरह के बनाए गए थे, औजार किस तरह का इस्तेमाल करते थे, गहने में किस तरह के धातुओं का वो लोग इस्तेमाल करते थे। इन सब चीज़ों की जानकारी अन्य पुरातात्विक वस्तुओं, पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्कों या अन्य पुस्तकों के अलावे जो मिलता है वो पुरातात्विक वस्तु या हम बोले कि खुदाई करके जो मिलते हैं उससे मिलता है। इसके साथ ही हम देखें तो इसमें अन्य जीवों के जो होते हैं, जीवों के जैसे कि हड्डियों आदि को भी इसमें जो है शामिल किया जाता है, क्योंकि वो जो होते हैं, क्योंकि जीवों की हड्डियों को शामिल करने का अर्थ होता है कि अगर किसी के भवन में या किसी काल में अगर हड्डियां मिलती है तो उससे पता चलता है कि उस समय जो थे कौन से जीवों की संख्या अलग थी या वो किस तरह के जीवों का जो होते थे पालन करते थे। तो जीवों की हड्डियां भी पुरातात्विक वस्तुओं के अंतर्गत ही आएगी जो कई सारी जानकारी देते थे। तो इस तरह से हमने पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में जाना। और वैसे हम देखें कि पुरातात्विक वस्तु या खुदाई का काम जो करने का कार्य करते हैं उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद वह व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जो खुदाई कर पुराने या प्राचीन वस्तुओं या इमारतों को क्या करता है, वस्तुओं की खोज करता है, उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। मतलब पुरातात्विक वस्तुओं को खोजने का काम ही पुरातत्वविदों का होता है। अब हम एक पुरातत्वविद जो है डॉक्टर स्पूनर, हमारे बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी उन्होंने, तो उनके बारे में हम जानते हैं। डॉक्टर स्पूनर जो थे एक बेहद ही जो थे प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे।
पुरातत्वविद जो कि खुदाई का काम करते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि पटना के कुम्हरार नामक, पटना में जो एक कुम्हरार नामक एक प्रसिद्ध जगह है, वहाँ पर से इन्होंने खुदाई करके एक चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के एक स्तंभ की खोज की थी, फिर एक सोने के बैल के टुकड़े की भी खोज की थी। तो इसलिए हम डॉक्टर स्पिनर को प्रसिद्ध एक पुरातत्वविद कहते हैं, क्योंकि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य काल के एक स्तंभ तथा एक सोने के बैल के टुकड़े की खोज की थी। तो इसलिए हम डॉक्टर स्पूनर को एक जो है याद रखते हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद के रूप में। इन्होंने हमारे ये जो खोज की थी वो हमारे पटना के कुम्हरार से किया है। इन्होंने कुम्हरार नामक स्थान से इन्होंने एक स्तंभ और एक बैल के, वो भी सोने के बैल के टुकड़े की खोज किया। अब हम देखते हैं रेडियो कार्बन 14 विधि। रेडियो कार्बन 14 विधि एक ऐसी विधि है जिसको हम कई नामों से वैसे जानते हैं। तो हम देखते हैं रेडियो कार्बन 8वें नंबर में हम जानेंगे रेडियो कार्बन 14 विधि या पद्धति। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको कार्बन 14 विधि भी या पद्धति भी बोला जाता है, या सिर्फ रेडियो कार्बन पद्धति भी बोला जाता है। इसको अगर हम अन्य नाम से जाने रेडियो कार्बन पद्धति, या तो इसको सिर्फ कार्बन 14 पद्धति भी बोला जाता है। ये एक ऐसी विधि है, एक ऐसा तरीका है जिसमें से हम पुरातत्व जो है वो जो वस्तुएं खोज कर निकालते हैं खुदाई से, उसके चाहे वो जीव हो या वस्तु हो, उसके हम आयु का पता लगाते हैं। तो उसी को हम रेडियो कार्बन 14 विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा क्या करते हैं, इस विधि द्वारा हम प्राप्त प्राचीन जीवों तथा वस्तुओं की आयु का पता लगाते हैं, अनुमान या पता लगाते हैं। ये रेडियोधर्मिता के नियम के अनुसार कार्य करता है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार एक मान्यता है, ये एक देखा गया है कि कार्बन 14 एक कार्बन के एक अलग एक रूप है, जिसको कि जो भी जीव होते हैं वो जब जीवित अवस्था में रहता है तो एक निश्चित मात्रा में वो वायुमंडल से लेता है, और जब वो मर जाते हैं या असक्रिय हो जाते हैं कोई वस्तु, तो वही मात्रा में वो वायुमंडल में उस कार्बन 14 को छोड़ता है। तो ऐसे में जीवित अवस्था में जितने वो कार्बन को लेता है, और वो कितना कार्बन जो है वो अगर ज़मीन के अंदर से निकाला गया है कोई जीव के अवशेष, तो कितने कार्बन की मात्रा उससे जो है कार्बन 14 की मात्रा वो ख़त्म हो चुकी है, इसका अनुमान लगा करके ही उसकी आयु का या उम्र का पता चलाया जाता है कि कितने साल पुरानी वस्तु है या कितने पुराने जो है वो मिले हुए अवशेष हैं। तो इसमें से एक अनुमान लगाता है कार्बन 14 जो है वो उसके आधार पर या तुलना करके पता करता है। ये जो होता है तुलना करके कि जीवित अवस्था में कितनी मात्रा में ये ग्रहण करता है और कितनी मात्रा में ये अब खो चुका है। तो इस आधार पर रेडियो कार्बन 14 विधि वह विधि है जिसके अनुसार हम किसी भी वस्तु को जो ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकाली जाती है उसकी आयु का पता कराते हैं कि ये कितने साल पुराने हैं। तो रेडियो कार्बन 14 विधि के पढ़ने के बाद हम अब जानते हैं तिथियों का निर्धारण। हम अभी हर एक इतिहास में जो पढ़ने वाले हैं, हर एक तिथि को एक नंबर से दिखाते हैं कि ये 2000 अभी जैसे 24 है तो वो 1947 की बात है, या 1800 की बात है। तो वो जो है तिथि या जो अंक, जो हम अंक से जो इतिहास को वो काल को बताते हैं, वो किस आधार पर निर्धारित किया गया है। तिथियों का निर्धारण, तिथि का निर्धारण के बारे में देखें तो ये जो है ईसाई धर्म के प्रवर्तक कहे जाने वाले ईसा मसीह के आधार पर हम तिथियों का निर्धारण करते हैं। ईसा मसीह के जन्म काल के, जिस वर्ष उनका जन्म हुआ उस वर्ष के काल को 0 वर्ष मान लिया गया। फिर उसके हर एक वर्ष को 1-1-2 साल जो मतलब बढ़ते गए, तो उसको काल को तिथियाँ जो है नाम दे दिया गया। तो ये है ईसा मसीह के जन्म के आधार पर हुआ है। जन्म के काल को शून्य काल मानते हुए तिथियों का जो है वो निर्धारण किया गया है। अगर हम इसको एक
संख्या रेखा जैसे खींचते हैं उस पर अगर दिखाने की कोशिश करें तो अगर हम इस तरह से दिखाएं, अगर इस ईस्वी जिस समय जो ईसा मसीह का जन्म हुआ उस काल को या उस समय को, उस वर्ष को शून्य काल मान लिया गया, उसके बाद जो है वो प्रत्येक वर्ष को हम उसके काल के आधार पर आगे की गिनती से दिखाते हैं। फिर उसके पीछे के काल को हम उसमें से जो है बिफोर क्राइस्ट BC लगाकर दिखाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको ईस्वी कहते हैं और इसको ईस्वी पूर्व कहते हैं, या तो हम इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं ईसा पूर्व और इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से ईस्वी। और अगर इंग्लिश में देखें तो इसको हम लोग BC लिखते हैं, इसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, और ईस्वी को हम लिखते हैं इंग्लिश में AD और इसका होता है एनो डोमिनी। तो ये है मतलब ईसा मसीह के हर एक, उसके जन्म के हर एक का जो बाद के काल है उसको हम AD या ईस्वी से संबोधित करते हैं। जैसे कि अगर मान लें 2024 ईस्वी है, अगर ईसा मसीह जी अभी भी जीवित रहते तो वो कितने साल के होते? 2024 साल के होते, क्योंकि ये ईस्वी जो है उनके जन्म के बाद के काल को एक उसके उम्र के आधार पर दिखाता है, और पीछे के काल को हम BC लिख देते हैं, बिफोर क्राइस्ट, जब ईसा मसीह नहीं हुए थे उसके पहले का काल। और अभी अगर देखें तो हम इसको BC, कहीं कहीं अगर अभी वर्तमान समय में ये प्रचलित है BCE और CE। BCE बोला जाता है ईसा मसीह के ईस्वी पूर्व, मतलब उसके पिछले वाले काल को दिखाने के लिए। इसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन इरा, और इसका होता है कॉमन इरा। तो ये अलग अलग तिथियों के निर्धारण के अलग अलग जो है वो रूप है। एक तो हम हिंदी में ईस्वी पूर्व या ई और पूर्व से ऐसे सांकेतिक रूप से दिखाते हैं, फिर ईस्वी को दिखाते हैं ईसा मसीह के बाद के काल को, और उसको इंग्लिश में AD एनो डोमिनी बोला जाता है, और BC ईस्वी पूर्व के पिछले वाले मतलब ईसा मसीह के पीछे वाले काल को BC बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है। अभी उसे AD को CE या कॉमन इरा बोला जाता है जो हमारा अभी चल रहा है, और ईसा मसीह के पिछले वाले को हम BCE बिफोर कॉमन इरा कहते हैं। तो इस तरह से हमने तिथियों के निर्धारण के अलग अलग जो है रूप या नाम को देखा। अब हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें से हम लोगों ने देश के अलग अलग नाम के, हमारे देश के अलग अलग जो नाम थे तो उनके बारे में जाना, फिर उपनिवेश राष्ट्र किसे कहते हैं, फिर इतिहास की जानकारी का अलग अलग स्रोत जैसे पांडुलिपि, अभिलेख, ये सिक्के, या पुरातत्वविद किसे कहते हैं जो कि ज़मीन से खुदाई का काम करते हैं, प्राचीन वस्तुओं को खोजते हैं और हम तक जो है इतिहास को पहुंचाने का काम करते हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार ये दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हम तक जो होते हैं वो इतिहास को पहुंचाने का कार्य करते हैं, अपने अभिलेखों या मतलब अपने लेखों द्वारा या अपने व्याख्या द्वारा ये पहुंचाते हैं। डॉक्टर स्पूनर जिन्होंने पटना के कुम्हरार से एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ की खोज की, चंद्रगुप्त मौर्य के एक महल के स्तंभ का, और वहीं पर एक सोने के बैल के टुकड़े। फिर कार्बन 14 जो विधि होता है, रेडियो कार्बन 14 विधि, वो किस तरह से हमारे पुराने वस्तुओं की उम्र को या कितने साल वो पुराने हैं वो बताने का तरीका होता है, विधि है। और फिर तिथियों का निर्धारण ईसा मसीह के जन्म के आधार पर किया गया है। ईसा मसीह जो कि ईसाई धर्म का प्रवर्तक है, और उसके उम्र के आधार पर ही उसके आगे वाले उम्र को ईस्वी या AD या CE बोला जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को अगर हम अंक से दिखाते हैं तो उसके पीछे में हम BC लगाते हैं, या तो ईस्वी पूर्व और या तो BC लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे, अतीत से वर्तमान का दूसरा चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।